स्ट्रॉसबर्गर। और नामकरण वोल्टेयर। इसको मैंने 3 भागों में बांटा था, मनुष्य में, सहायक और विशिष्ट। सहायक और विशिष्ट में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सहायक और विशिष्ट, सहायक को क्या बोलते हैं? द्विगुणसूत्र। खोज किसने की थी? विल्सन ने। और ये मुख्य गुणसूत्र या मुख्य डीएनए से टूट के ही बने होते हैं, जो आनुवंशिकता में भाग नहीं लेते। फिर था अपना विशिष्ट। विशिष्ट को 2 भागों में बांटा, एक तो था लार ग्रंथि गुणसूत्र, एक लैंप ब्रुश गुणसूत्र। लार ग्रंथि यानी ये कीटों की लार में पाया गया, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? लार ग्रंथि। और नाम किसने दिया था? कोलर। बाल बयानी ने तो खोज की थी, नाम किसने दिया था? कोलर ने। और उधर अपन चले तो उसको नाम क्यों दिया? क्योंकि उसका आकार कैसा था? लैंप को साफ करने वाले ब्रुश के जैसे उसका आकार था, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया? लैंप ब्रुश। और उसकी खोज रोकट ने। और पाया किसमें जाता था? मैंने लिखा दिया था, कुछ सवाल पेटों में उसमें पाया जाता था। ठीक है, अपन मनुष्य की बात करेंगे। उन 2 को तो मैंने समझा दिया, किसी को दिक्कत हो तो अभी बता दें। नहीं है? मनुष्य में जो गुणसूत्र थे कितने भाग में बांटा अपन ने? कौन है? 3। लिंग गुणसूत्र, दूसरा एलिंग गुणसूत्र। कल वो था ना नागुरी, उसको बता रहा था मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये ऑटोसोम वाला क्वेश्चन पूछा था, शायद कांस्टेबल की वैकेंसी थी उसमें। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 44। जो एलिंग गुणसूत्र है कितने होते हैं? और लिंग गुणसूत्र 2। मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्र कितने होते हैं? मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्र कितने होते हैं? या एक होता है समसूत्री, वो कितने होते हैं? 46। पक्का? मैंने 2 भागों में बांट दिया, 44 और 2। अब मैं पूछ रहा हूं मनुष्य में द्विलिंग 2n यानी द्विगुणित 46। पक्का? और n इधर तो है 2n और इधर है। मैंने जब आपको पढ़ाया था तब लिखवाया था, किसी भी जीव में मतलब द्विगुणित उसे बोलते हैं जो उसके अंदर कुल गुणसूत्र होते हैं। यानी मेरे यहाँ की त्वचा है, यहाँ पे भी तो गुणसूत्र है। गुणसूत्र पाए कहां जाते हैं? कोशिका में। तो यहाँ पे भी तो कोशिका है। जैसे मान लो कोशिका से क्या बनता है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका से, उत्तक से, अंग से, और इससे शरीर। यानी ये इतो बड़ो डाकी को जो शरीर है ना अपना, किससे बना है? कोशिका। ठीक है, इसके अंदर की जो संरचना है वो पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, कोशिका में भी क्या पढ़ा? केंद्रक। केंद्रक में भी डीएनए, और डीएनए में भी अपन ने पढ़ा था। डीएनए का न्यूक्लियर कमल में पढ़ाऊंगा आपको ना। वैसे न्यूक्लियर कमल छोटा है, अगर आप डीपली पढ़ना चाहोगे तो लगभग उस न्यूक्लियर कमल में 6 से 7 दिन लगेंगे। साइंस वाले जो है 12th वाले, उससे पता होगा, 6ठा पार्ट था डीएनए वाला 12th क्लास में, जिसके वो वॉटसन वो क्रिक याद है। उसमें आपको लगभग नहीं पता हो तो भी कम से कम 12th वाली कॉपी में 60 से 70 पेज भरे होंगे एक पार्ट के, है ना? क्या कॉपी? तभी तो ये सोच रहा है ये था अभी क्या, है ना? 12th के कॉपी मेरी अभी तक संभाली हुई पड़ी है ना? ये जिस चीज की तैयारी करते हैं, जिस सब्जेक्ट की अपने पकड़ होते हैं ना, वो कॉपियां कभी नहीं बेचनी। अधिकतर 10, 12 कॉलेज की नहीं बनाते अपन, कॉलेज की नहीं मिलेगी। ठीक है, ये अपन कहते हैं कि मैंने बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, बीएड कर रखी है, उनकी कॉपियां किताबें आज तक संभाल के नहीं रखी होती है। ठीक है, बेस होता है अपना 10th और 12th। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना आप, हाई लेवल की नहीं बता रहा हूं, कांस्टेबल, एलडीसी, पटवार, 10th, 12th इनकी एनसीईआरटी उठा के देख लेना। ठीक है, एक अभी चलिए 9th और 10th में चलती है राजस्थान जी की, उसमें से क्वेश्चन बनता है। चलो इपर आओ। ठीक है, लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? XX किसमें? महिला लिख दी बस, महिला पुरुष। ठीक है, और ये 44 जो गुणसूत्र है वो यानी मेल व फीमेल दोनों में, दोनों में कैसे होंगे? ये समान पाए जाते हैं। यानी जो 44 गुणसूत्र मेरे में है ना, वही आप में है, लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, ये 44 तो समान होते हैं, लेकिन ये जो 2 गुणसूत्र होते हैं ना, इसकी वजह से ही लिंग परिवर्तन होता है। क्योंकि अगर XX है तो क्या उत्पन्न होगी?
अगर एक्स 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 वाई है तो पुरुष, अगर एक्स 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 है तो किसने कहा? हाँ, तो वो किस कारण होती है? अपन आनुवांशिकता रोगों में पढ़ेंगे कि वो क्यों पढ़ी, पर अपने को क्या पढ़ना अभी? ओनली फॉर गुणसूत्र। गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र 2 होते हैं, ठीक है। कौन से? लिंग वाले। अलिंग वाले 44 होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, दैहिक, कायिक। किसी को दिक्कत यहां तक? पक्का? इसे ओलोसोम बोलते हैं। लिंग गुणसूत्र है, ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर किसी, और ये दोनों क्या होते हैं? असमान होते हैं, यानी नर व मादा में दोनों क्या होंगे? असमान, परंतु ये 44 समान होंगे। किसी को दिक्कत यहां तक? ये लिखवा दिया था ना मैंने कल, है ना। अब ये चीज समझ लो, एक 2 वाली। अगुणित और इसकी क्या बोलेंगे? यहां पे मैंने मान लो किसी संख्या को दिया n है, या मान लो n की जगह मैंने ले लिया 7 है। 7 के आगे इंटू में 2 लगाओ तो आप क्या कहोगे? 2 का गुणा 7 है, तो इसको मैंने क्या कह दिया? द्विगुणित। और जिसके आगे कुछ नहीं है तो उसे अगुणित। यानी जो द्विगुणित होते हैं हमारे शरीर में कितने होते हैं? 46। यानी ये गुणसूत्रों के नाम है द्विगुणित। यानी हमारे शरीर में जितने गुणसूत्र है उसे हमारे नहीं, किसी भी जीव के शरीर में कुल गुणसूत्र ही क्या कहलाते हैं? द्विगुणित। और जो n है, यानी ये n कब होता है? कि जैसे मान लो, पहले तो ये समझो 23 को, यानी जो हमारी जनन कोशिकाएं होती है उसमें जब अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाता है उसके बाद जो बचते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी जनन कोशिकाएं बोल सकते हैं अपन। जैसे मान लो ये एक्स एक्स है, ये एक्स वाई है, इसमें कितने? 44 प्लस, इसमें 44 प्लस 46 हो गए, इधर भी 46 हो गए। मैंने कहा इधर से 44 का 22 आएगा, कितना? 22 इससे 22 इससे मैंने 1/2 तो किया। और जिसे क्या बोलते हैं? अर्ध। तो अर्ध सूत्रीय विभाजन, और जिसे क्या बोलेंगे? अगुणित। यानी अगर मैं इसको कर दूं कि मैं इसको छोड़ो एक बार, इसको देखो, इधर कितने हैं? 46 है टोटल। तो मैंने कहा इसका आधा करूं तो कितने आएंगे मेरे पास? इसका आधा करूं तो कितने आए? 23। यानी 23 किसे बोलते हैं अपन? अगुणित। यानी जनन कोशिकाओं में जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है उसे ही क्या बोलते हैं? जनन के लिए जो शुक्राणु अंडाणु जाएंगे उसमें विभाजन होता है, माता में भी और पिता में भी। यानी अपन कह सकते हैं कि किसी भी जीव में गुणसूत्र आ रहे हैं, ठीक है, आधे माता से। हमेशा ये चीज कह सकते हैं कि अपन किसी भी जीव में जो गुणसूत्र आ रहे हैं आधे माता से आधे पिता से आ रहे हैं। सही है क्या? कथन में दे दिया मैंने। कथन वाले समझते हो आप? कथन और निष्कर्ष क्या सही है क्या गलत? जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें। अलैंगिक जनन में मान लो मैंने किसी के अमीबा है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है या हाइड्रा है, उनमें क्या होता है? सेम टू सेम वैसा बनता है जैसे पेड़ पौधों में क्लोन बनाता है अपन, तो वो तो उसका जैसा समान है, लेकिन क्या उसमें माता और पिता की जरूरत पड़ती है क्या अपने को? अलिंग में पड़ती है क्या? अलैंगिक गुणसूत्र में लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, चाहे माता हो चाहे नर हो, दोनों ही क्या कर सकते हैं? जनन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने शरीर में, ठीक है। अब एक चीज समझना, जैसे मान लो मेरे हाथ पे कट लग गया, ठीक है, नहीं लगा है ना, कट लाग नहीं चाहो, कट लग गया या किसी के डैमेज हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ की त्वचा पे उस पर घाव हो गया, अगर उसमें मैं कहूं कि द्विगुणित यानी समसूत्रीय विभाजन होना चाहिए तभी तो उसके 46 गुणसूत्र मिलेंगे। अगर 46 नहीं मिले और वहां 23 मिले तो पता नहीं ऊपर चमड़ी अलग और नीचे अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें गुणसूत्र फेरबदल हो गए। यानी जब हमारे शरीर में कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, जनन कोशिकाओं के समय तो कौन सा है? लेकिन यानी इसको बोलते हैं अपन, देखो, समसूत्री, और इसे समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन, है ना। एक असूत्रीय भी होता है। जो सम का मतलब तो क्या होता है? समान। समसूत्रीय विभाजन यानी इसके जो विभाजन होगा समान ही होगा। जैसे मान लो किसी का यहां तक की त्वचा है, मान लो, ठीक है, मैंने कहा वो छोटा बच्चा है, इसकी त्वचा, हाथ छोटा, हाथ की त्वचा छोटी होती है, उसके बाद वो बढ़ रही है, मान लो इतनी बढ़ गई, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बढ़ा, तो ये किससे? इसका जो है ये वाला पार्ट इससे तो समान विभाजन होकर बना, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि उसमें अर्धसूत्री कर दूं तो मान लो यहाँ पे इतनी बड़ी है, आधी करूंगा तो ये यहाँ आगे रह जाएगी, या गुण उसमें चेंज हो जाएंगे ना। तो अगर अपन कहें कि शरीर के वृद्धि विकास या घाव भरने में जब विभाजन होता है कोशिका में तो कौन सा होगा? और जनन के समय, समझ का,
नहीं आया तो वापस समझो क्या। किसी को दिक्कत हो तो बताओ यहां तक। एक क्वेश्चन है मेरा कि किसी भी जीव में अपने माता व पिता दोनों के आनुवांशिक गुण लेने हैं तो उसमें कौन सा विभाजन करेंगे। किसी भी जीव संतान उत्पन्न हो गई, उसमें अपने माता व पिता यानी दोनों जनकों के क्या लेने हैं, आनुवांशिक लक्षण लेने हैं या गुण लेने हैं, तो उसमें कौन सा विभाजन होगा। कौन सा होगा, अर्धसूत्री। अब मानोगे जैसे मैंने कह दिया माता में कितने हैं और पिता में, अभी एक्स वाई भूल जाओ, कितने हैं 46। मैंने कहा इससे कितने आएंगे, इससे कितने आएंगे, दोनों जोड़े दो 46। ये तो कौन सा हुआ, अर्ध, यानी आधे आधे आ रहे ना। अगर मैंने कहा चलो समसूत्री कर देते रहे यार, अपने याद की बात है, ठीक है। माता से आ रहे हैं, पिता से आ रहे हैं, दोनों को जोड़ा 80 92, सही है, 6 6 12, ठीक है। फिर मान लो मैंने ये संतान उत्पन्न कर दी अपने, जैसे मेंडल के जैसे देखे तो इनमें जनक करवाया तो ये एफएनपीडी प्राप्त हो गई। मैंने कहा ये भी तो बेचारा शादी वादी करेगा, तो इसके 92 प्लस 92 इनसे गया तो भी 92, फिर 92, ठीक है। 9 9 18 84। हमारी मैक्स में फेल गए होते घिसा है मैक्स में बहुत, ठीक है। 9 9 18 2 2 4 है ना, यूं गिना करो। कैसे जोड़ते हो आप, ये बच्चों वाला तरीका होता है, ठीक है। 4 9 9 18, सही है ना, जोड़ो भी नहीं है। अगर मैं कहूं इन सबको जोड़ो तो, जैसे मैं कहता हूं 46 46 और 92 को जोड़ो तो 9 4 और 4 यानी 9 8 कितने होते हैं 17, यानी 170 तो वो हो गए, 6 6 12 और 2 14, 170 में 14 जोड़े तो, पेन भी हाथ में लिया क्या मैंने। तो अब यहां पे क्या हुआ मेरे, जो यहां तो मैंने क्या समसूत्री, तो कितने हो गए 46 46, फिर मैंने कहा इसका समसूत्री तो 92 92। मैं कहूंगा ये जो 184 वाला है ये भी तो जनन करेगा, फिर 184 184। अब सोचो 10 15 पीटी हो गई तो कितने बढ़ जाएंगे। तो ये गुणसूत्र क्या पॉसिबल है क्या, नहीं। तो माता और पिता से जो लक्षण लेने हैं तो कौन सा विभाजन करेंगे, अर्धसूत्री। यानी ये जो माता के लक्षण है, अगर अपन कहें कि पूरे माता के आ जाओ तो पिता के थोड़े आएंगे। फिर मैंने कहा 46 के 46 अगर माता के आ गए तो पिता का तो एक भी नहीं आया, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन यानी आधे माता के ले लिया, आधे पिता के। समझ गए यहां तक। अब एक ये लिख लो n और 2n वाला, 2n द्विगुणित, तुम्हारे वाले क्या नोट्स लिखे हुए हैं, कॉपी भी नहीं है तुम्हारी, बाहर निकालो, लिखा हुआ सही तरीके से नहीं हो तो अभी वापस लिख लेना। लिखा द्विगुणित, इसमें लिखो किसी भी जीव में उपस्थित कुल गुणसूत्रों की संख्या ही द्विगुणित गुणसूत्र कहलाती है। किसी भी जीवों में उपस्थित कुल गुणसूत्रों की संख्या ही द्विगुणित कहलाती है। हो गया, फिर लोगों अगुणित ब्रैकेट में n कर लेना, n लिखना रे क्या करना है, लिख लिया तो लिखो इसमें। मनुष्य में जब
जनन कोशिकाओं में, मनुष्य में जब जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो वह 46 से 23 हो जाते हैं। 46 से क्या हो जाते हैं? 23। इसे ही क्या कहते हैं? एगुल। अब इसमें एक छोटा सा स्टार लगा के लिख लो कि शरीर के वृद्धि विकास या घाव भरने में जो विभाजन होता है कौन सा होगा? ठीक है। और ये अर्धसूत्री कब? जब जनन कोशिकाओं में, या जनन कोशिकाएं जब जाएगी। ठीक है, ये बना लिया आपने, हो गया। अब आगे हेडिंग डालो गुणसूत्र की संरचना। ये सहायक और विशिष्ट मैंने कल उसी में लिखवा दिया था, आपको तो दिक्कत तो नहीं है, या एक एक वापस लिखाऊं? खोज करता हूं, वहां लिखा दिया, इसका अन्य नाम लिखा दिया और इसका कार्य क्या है वो लिखवा दिया। हो गया। शरीर की वृद्धि विकास व घाव बनने तो कौन सा है विभाजन? और जनन के लिए? ठीक है। अब लिखो अपना जो मेन टॉपिक है गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र के बारे में तो समझ गए ना आप? मनुष्य में गुणसूत्र कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, लिंग और अलिंग वाले। ठीक है, यह है। अब इसकी संरचना देखनी है। पहले तो गुणसूत्र बना किसका होता है? अपन ने डायरेक्ट लिखा था कि क्रोमेटिन धागे किसके बने होते हैं? डीएनए व प्रोटीन, ये लिखा था। अब यहां देखना, जो गुणसूत्र बनते हैं यानी ये हमारे जो क्रोमोसोम बन रहे हैं, अगर हम कहें यूकेरियोटिक, कौन सा कहें? और एक कहें यूकेरियोटिक में अगर हम कहें गुणसूत्र बनते कैसे हैं, तो उनमें पाया जाता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि यूकेरियोटिक में तो क्या पाया जाएगा? डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है। अब इस चीज को बोलो तो गुणसूत्र के साथ कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन। ये किससे बना होता है? प्रोटीन किसके बने होते हैं? हाँ? प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अरे अपने एमिनो अम्ल में लिखे थे क्या थे? तो फिर एमिनो अम्लों से मिलके क्या बनता है? प्रोटीन। और प्रोटीन से मिलके क्या बनता है? एंजाइम। ठीक है। तो ये जो प्रोटीन बना किससे बना था? अमीनो अम्ल में मैंने आपको 3 प्रकार के लिखाए थे, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय। तो ये किससे है? कौन सा वाला है? क्षारीय प्रोटीन। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन जुड़ा है? हिस्टोन प्रोटीन। वो कैसा है? क्षारीय। और ये कैसा है? धनात्मक। ये जो है डीएनए, ये कैसा है? अम्लीय प्लस नेगेटिव यानी ऋणात्मक। ठीक है। अम्लीयता को बनाए रखने के लिए फॉस्फेट समूह होता है, पढ़ा आपने? जब हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, जब हम डीएनए की वो पढ़ते हैं द्विकुंडी मॉडल, तब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन सार प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह जुड़े होते हैं। तो जो फॉस्फेट समूह होते हैं उसका कार्य क्या होता है कि उसकी क्या बनाए रखना? अम्लीयता। ठीक है। जब आपको जनन तंत्र पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। अब यहां तक किसी को दिक्कत कि यूकेरियोटिक में जो गुणसूत्र होते हैं किसके बने होते हैं? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के। एलडीसी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए वाला। वैसे अगर 12th के हिसाब से देखें तो संरचना इसकी अलग बनेगी, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है। बहुत लंबा जाएगा इसमें जब हम न्यूक्लियोटिक अम्ल पढ़ेंगे। ठीक है। अपने को डायरेक्ट पढ़ना है डीएनए आरएनए, क्योंकि अपने को एग्जाम पास करना, पीएचडी नहीं करनी। ठीक है। और पीएचडी करनी तो वो हमारे पास घर पे आ जाए। ठीक है।
भरमार पड़ा है, ठीक है। यूकेरियोटिक में क्या पाया जा रहा है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है कैसी है, धनात्मक। ये अम्लीय प्लस नेगेटिव, यानी इस पे जुड़े होंगे तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव दे रखा अपन ने। अब ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। प्रोकैरियोटिक में ये है। अब आता हमारे कि जैसे मान लो मैंने ये क्रोमेटिन धागा बनाया, क्या बनाया, कल बनाया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा था, हिस्टोन अष्टक, ठीक है। ये जो अष्टक बनाया मैंने इसे क्या बोलते हैं, ये पाया जाएगा बहुत, मतलब यहां पे भी मान लो, यहां पे भी मान लो, यहां पे भी मान लो, ठीक है। तो हिस्टोन अष्टक है, इसके जो अंदर है ये डीएनए से क्या लिपटा रहेगा, तो अपन कह सकते हैं हिस्टोन अष्टक प्लस डीएनए दोनों साथ है। तो हिस्टोन अष्टक प्लस अगर डीएनए होता है तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। यानी जो हिस्टोन प्लस डीएनए जो संरचना बना रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं अपन, न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम जो हमारे क्रोमेटिन है उस पे इस प्रकार रहती है कि जैसे मानो किसी माला में धागे में मोती, माला तो देखिए आपने, उसमें जो धागा होता है उसके ऊपर मोती पहनाते हैं, वैसे ये इसके अंदर क्या दिख भी रहा है, ये बीच में से धागा निकल रहा है, ऊपर पहना रखा है मैंने, पूछा हुआ ये, ठीक है, कि क्रोमेटिन पे जो मोती रूप में संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आता है आपको, एक में तो क्या, जैसे शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट समूह तीनों पाए जाते हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और उसमें से फॉस्फेट समूह को अपन हटा दे, यानी शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। और ये क्या है, न्यूक्लियोसोम। डन। इसे क्या बोलेंगे अपन, हिस्टोन अष्टक, और इसके साथ अगर डीएनए जुड़ गया तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। तो ये लिखो गुणसूत्र, गुणसूत्र डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और इसमें ऐसे कैसा कर लो, सारी पॉजिटिव यानी धनात्मक, अम्लीय और नेगेटिव यानी ऋणात्मक। समझते तो इस प्लस और माइनस का मतलब है ना। पहले हमेशा अपन कहते थे बी पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, है ना। जब से कोरोना आया किसी को कहते ना कि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है कि, तो उसकी आंखें कांप जाती थी कि ये पॉजिटिव वाला यहाँ क्या कर रहा है ना। फेरबदल होता है, कहते हैं इतिहास अपना समय वापस दोहराता है। आप जो ये कर रहे हो ना अभी नखरे वाले, ये हमारी दादियां पहले कर चुकी है। धागे पांव में बांधना, वो आजकल वो कड़ियों जैसी आ रही है ना, वो पहनना, अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गांव में पहनते हैं कड़िया पहने डोकरियां के, है ना। वो आजकल चल रहा है लड़कियों का ट्रेंड, तो वो डोकरियों ने पहले पहन लिया है। क्या इनके भाई नाम नहीं पता दे रही मैंने, क्या पता क्या कह रही है, एंकलेट या ऐसा कुछ बता रही है, नहीं जाना देवी। होगो डीएनए किसका बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, सारी जो कैसी होती है, धनात्मक। और जो डीएनए होता है वो होता है अम्लीय प्रकृति का, और कैसा होता है, ऋणात्मक। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको डीएनए में, जैसे अपन पढ़ेंगे एजीटीसी, बेटा एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यही क्वेश्चन बनेगा डीएनए का। किस बंध से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, इनके बंधों के मध्य दूरी कितनी होती है ना। और ये हाइड्रोजन बंध नहीं हो तो ये डीएनए ऐसे लटकेंगे जैसे कोई धागा लटक रहा।
हाँ मैंने बताया था आपको, पता हो तो, जब कोशिका स्टार्ट की थी, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक। नया फोन और पुराना फोन है ना। हाँ वही वही, नया वाला फोन पुराना वाला फोन। जो पुराना वाला फोन था उसमें तो कैसा था, डीएनए प्लस प्रोटीन, और जो नया वाला है उसमें हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गया। ठीक है, ऐसे कैसा बना लो इसे, फिर वो बना लो, धागा बना के उस पर 8 गोले रख के उसके अंदर एक बीच में लाइन खींच देना, यानी डीएनए। बाड़ा का करना पड़ेगा, स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा। तो ये डिसाइड करने के लिए भी तो मरना पड़ेगा। और अपने राजस्थान में एक कहावत है कि कौन कहता है मोहब्बत से बर्बाद होते हैं। अगर जिंदगी बर्बाद करनी तो एक बार कंपटीशन तैयारी करके देख लो। हाँ लिखवा रहा हूँ, बना लिया वो डायग्राम, बना लिया, लिखो। हिस्टोन अष्टक प्लस डीएनए बराबर न्यूक्लियोसोम। ऐसे लिखना है। परिभाषा लिखाऊं आपको इसकी भी, कि मैं लिखाऊं कि हिस्टोन अष्टक और डीएनए मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं या कहते हैं, है? अब लिखना है जो है ना, क्रोमेटिन धागे पर, क्रोमेटिन धागे पर न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन धागे पर न्यूक्लियोसोम इस प्रकार पाया जाता है। ये आपको पहले भी नहीं लिखवाया, लिख लिया ना, छोटे ऐड कर लिया। ये क्या है, परिभाषा आपके सामने है। क्रोमेटिन धागे के ऊपर न्यूक्लियोसोम इस प्रकार पाए जाते हैं जैसे किसी माला के धागे में मोती, है ना। एग्जाम में कहते हैं ना, हमारे आपको पता हो तो किसी ने आपको कहा या नहीं कहा, हमें तो कहते हैं जो क्वेश्चन होता है उसे 4-5 बार पढ़ा करो, अगर नहीं आ रहा आपको कोई आंसर तो उसे 3-4 बार पढ़ा करो। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन था उसका कि ऐसा कोई रक्त समूह, ऐसा कोई रक्त समूह जिसमें ए बी एंटीजेंस नहीं पाया जाता है, ठीक है, और उसमें सॉरी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और उसमें बी एंटीजेंस पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह होगा। इधर देखो, बताओ देखिए इसका आंसर। ऐसा रक्त समूह जिसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है और बी एंटीजेंस पाया जाता है, तो रक्त समूह कौन सा होगा। कितने जने एक पक्ष में, 3-4 जने, बी के, ठीक, एक ये भी है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, है ना। और या रीजनिंग में आजकल वो आता है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसमें भी है कोई। मैंने आपको नोट, इसमें 2 बार आंसर दे दिया क्वेश्चन का। आपको रक्त समूह ऐसा लिखाया जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, मैंने लिखाया था ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, क्या पाया जाता है, एंटीजेंस। एक आंसर तो यहां से निकाल सकते हो। और बी एंटीजेंस किसमें पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पूछा, एंटीजेंस पूछ रहा हूं। बी में तो बी एंटीजेंस पाया जाएगा, एंटीबॉडी ओनली हो जाएगी, बी में ए आ जाएगा, ए में बी चला जाएगा। ठीक है, इसे मारो गोली। आपको तो ये तो पता ना कि मैंने आपको ये नोट करके लिखवाया था पहले कि ऐसा रक्त समूह जिसमें एंटीबॉडी में एंटीजेंस पाया जाता है, तो वो कौन सा था, ए बी। और बी में एंटीजेंस पाया जाता है, एंटीजेंस और एंटीबॉडी दोनों अलग अलग होते हैं। अभी ये टॉपिक चल रहा है, वरना मैं सारणी बनवाता, रक्त समूह में बनवाऊंगा आपको।
है ना, इसको 3-4 बार पढ़ोगे। और एक होता है हमारे कि जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करते हो, लिख लिया ये किस आकार में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये धागा कौन सा है, क्रोमेटिन धागा। न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन धागे पर किस प्रकार पाया जाता है, जिस प्रकार माला में मोती। डन, बनाए संरचना। एक चीज याद आई मेरे को, आपको मैंने वसा में क्या लिखवाया था, एक बार देखना। वसा का पाचन लिखवाया था मैंने, पित्रस लिखवाया था, पाश्चीकरण। ठीक है, चेक करना एक बार, देख। वसा लिखवाया था, उसके लास्ट में मैंने लिखाया था नोट। वसा का पाचन क्या कहलाता है, पाश्चीकरण। किसके कारण होता है, और पित्रस। इस पे एक कहा लिखा हमने, पित्रस कहां बनता था, पिताशय में नहीं बनता, पित्रस यकृत में बनता है, पिताशय में स्टोर होता है ना। इसको करेक्शन कर लेना, स्टोर, संग्रहित। हाँ, जय माता दी, लिख दे। अरे पित्रस कहां बनता है, यकृत में, पिताशय में संग्रहित होता है। बस आपको शायद वहां उल्टा लिखा दिया था कि ये पित्ताशय में बनता है और यकृत में संग्रहित होता है। सही लिखवाया था, यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक है, चला। ठीक है, वैसे गुणसूत्र ऐसे भी बनते हैं। ठीक है, तो अपन ओनली फॉर इसकी संरचना देख रहे हैं। तो मैंने ये सबसे पहले क्या लिखवाया था आपको, टेलोमियर, यानी ये कौन सा आवरण है, गुणसूत्र का किनारे वाला आवरण। बाह्य आवरण तो पेलिकल था, इस आवरण को क्या नाम दिया अपन ने, बाह्य आवरण को पेलिकल। बाह्य ये पारदर्शी होता है भाई, कैसा होता है, पारदर्शी। अभी मैं आपको एक नोट करके अभिरंजक लिखाऊंगा। अभिरंजन जानते हो, रंगीन करने वाला। उसी की वजह से अपन गुणसूत्रों को देखते हैं। ठीक है, और मैंने आपको लिखाया था इसके अलावा यहाँ पे ये इसको तो क्या बोला था, इस धागे को वर्ण। इस पे दाने पटके मैंने कुछ वर्ण, इस वर्ण कनिकाय पे क्या पाया जाएगा, जी। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि जीन से क्या होता है हमारा, आनुवांशिक। जीन से लिंग निर्धारण कर, गुणसूत्र से, है ना। और गुणसूत्र में क्या पाया जा रहा है, जीन। जीन का टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, जीन से अपन फेरबदल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी की आंखें, आजकल तो अपन वो लगा लेते हैं लेंस। ठीक है, बहुत से आपने देखा होगा कि जिन आप अपने लिए क्या बुरी आंखें को कहा कभी किसी को आपने, हट नालायक हो। ठीक है, पेलिकल क्या होता है, बाह्य आवरण, और टेलोमियर किनारा, गुणसूत्र का किनारा मान लो। ठीक है, और जो वर्णसूत्र होता है क्या होता है, इसमें संरचना, उसके ऊपर, अरे भाई बना मत रे देवी, बनवाओ मरे डटे, अभी बहुत काटा पीछे और नाम है। ये जो दागे जैसे संरचना बनाई उसे क्या कहा मैंने, वर्ण कणिकाएं। उस पे क्या उपस्थित होता है, जी। यहां पे जिस बिंदु पे ये जुड़े थे उसे क्या बोला अपन ने, जिस बिंदु पे जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अपन गुणसूत्र बिंदु, या फिर इस वाले भाग को बोलते हैं प्राथमिक। दोनों के मध्य गैप होता है, जिस बिंदु पे ये जुड़े होते हैं ना दोनों, यूं मतलब ये पूरा जो गैप है उसे तो क्या बोला, प्राथमिक संकीर्णन। ऐसा कोई बिंदु होगा जहां ये दोनों जुड़े होंगे उसे क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर।
और ये वाला जो भाग है इसे क्या बोल दूंगा मैं, सेकंड संकीर्णन। ठीक है, ये जो गुणसूत्र था इसे क्या बोला था, सेटेलाइट गुणसूत्र या फिर अनुसंज्ञक गुणसूत्र। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि वो क्वेश्चन में यही पूछ सकता है आपसे कि पेलिकल किसे कहते हैं। तो पेलिकल क्या होता है, गुणसूत्र का बाह्य आवरण। टेलोमियर क्या होता है, ऑप्शन ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका चित्र बनाओ, ऑप्शन देगा टेलोमियर निम्नलिखित में से संरचना होती है, गुणसूत्र के किनारा, गुणसूत्र का आवरण, यकृत में, जैसे अभी कुछ पितरस पूछ लिया या ऐसा, तो इसने क्वेश्चन दिया कि टेलोमियर निम्नलिखित में से किसकी संरचना है, यकृत की, ठीक है, किडनी की, फिर दे दिया गुणसूत्र के, क्या आंसर दोगे इसके, आंख की। ऑप्शन तो कितना ही बना लेने, इसमें से बना सकता हूं मैं। टेलोमेयर होता है संकीर्णन पे, वर्णसूत्र पे, पेलिकल पे या किनारे पे, किनारे पे। यानी टेलोमेयर क्या है, गुणसूत्र का किनारा। जैसे मान लो ये गुणसूत्र है, तो ये जो ऊपरी किनारा है उसे तो क्या बोला मैंने, इसके बाह्य आवरण है, उसे क्या बोला, पेलिकल। और आपको पता हो तो एग्जाम में कैसा पेन लेके जाना पड़ता अपने को, पारदर्शी। तो पेलिकल है, ये कैसा आवरण होना चाहिए, पारदर्शी। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो निफिल है वो मान लो कैसी है, वर्णसूत्र, और उसके अंदर इंक है, और इंक पे क्या है, जो नीचे से लिखने वाला, सबसे मेन क्या होता है, लिखने वाला तो होता है, इंक को तो क्या हाथ से ऐसे थोड़ी करेंगे, तो ये क्या हो गया, जीभ। यानी आपको याद रखना है कि गुणसूत्र का किनारा टेलोमियर, आवरण पेलिकल, और इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है वर्णसूत्र, वर्णसूत्र पे पाए जाते हैं कणिका। कणिका का मतलब समझ लो दाने, कणिकाएं बोलते हैं दानों को, तो इसमें जो दाने रूप में संरचना उसे क्या बोला, वर्ण कणिकाएं, जिसमें क्या पाया जाता है, जीभ। दोनों के मध्य का रिक्त स्थान जो क्या कहलाता है, और सेकंड वाला, और ये जो गुणसूत्र जुड़े होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। इसके अंदर लिक्विड भी पाया जाता है, मैट्रिक्स द्रव। ठीक है, इन दोनों को मिला के अपन क्या कह सकते हैं, अर्ध गुणसूत्र। और जो अनुषंगी या सैटेलाइट गुणसूत्र है, ठीक है, संख्या आपसे नहीं पूछेगा और पूछ भी ले तो ये याद रखना है कि दो स्रोत है इसके। ठीक है, 11वां 12वां 13वां 21 22, लेकिन बहुत सी जगह 13 14 15 21 22। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। वैसे मैंने आपको करवाया था ये याद, कौन कौन सा था, 11 12 13 21 22। ठीक है, 11वें में जिमा, 12वें में जिमा, 13वें में जिमा। 21 रुपए का ज्वारी लिया, कितने बार लिया, 2 बार। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब बना लेगी सर, 7 को 7 बना देता, आसान बन जाता है ना। देखो अब मैं एक बार वापस बनाता हूं, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब 7 का 7 बनाते चलो, ठीक है, बना लो, बनाओ बेटा, छापो इसको, छापो जल्दी, बना दिया ना मैंने, छापो। टाइम का गौर चलो है, अभी तो टाइम अपने पास हो गया। टाइम तो वैसे अपने 11 बजे, लेकिन हमने 10:30 से स्टार्ट की थी क्लास। मोदी की जैसे हम तो झोला उठा के कहीं चल रहे ना। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो।
बना लिया क्या? हमारे खुद पहले बनाए तो क्या नाम है तेरा? नरेंद्र पुरी गोस्वामी है ना, एड्रेस भी लगा दे पीछे, नरेंद्र ही बोल देता नाम। मार्कन बोल ना बेटा, बिहार वाला नंबर जो तू पूरी गोत जात सब बता रही है। हो गया? अब समझ तो जाओगे आप, या इसमें लिखूं? आपकी सुविधा के लिए अगर लिखना चाहो तो मैं वैसे अगर लिखाऊंगा तो एक क्लास और लगेगी कि टेलोमियर गुणसूत्र का किनारा होता, तो यहां आप लिख लेना पहले। किनारा, ये बाह्य आवरण कैसा होता है? गुणसूत्र वन करने का इसमें क्या पाया जाता है? जेल। ये प्राथमिक संकीर्णन है, ये द्वितीय संकीर्णन है, इसमें मैट्रिक्स द्रव है। और ये जो सैटेलाइट गुणसूत्र है, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा गुणसूत्र जिसका किनारा मुड़ा हुआ हो, कौन सा गुणसूत्र कहलाता है? सैटेलाइट। तो ये आपको दिख ही रहा है वैसे तो मुड़ा हुआ, बाकी सब सीधे, एक कैसा था? मुड़ा हुआ। ठीक है, और ये हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं? 10, 5 जोड़ी।